आज हम बात करेंगे। एक चैप्टर है फ़िलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्लास 11th की एनसीईआरटी आपने पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था, मतलब क्लास 11th की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर दोस्तों है, तो आपको पढ़ने मज़ा आएगा। हालांकि सेकेंड लास्ट चैप्टर मैं अभी आप अपलोड कर दूंगा, उसको थोड़ी एडिटिंग करने में दिक्कत आ रही थी। तो ये दोस्तों चैप्टर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ में आपको आएगा कि आखिर संविधान हमारे जो है पास है ही क्यों, है ना। तो मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम समझे इसको कि मीनिंग क्या है, तो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स, जैसे 400+ आर्टिकल्स हैं, जिनमें से कुछ आर्टिकल्स में मोरल इथिक्स है, मोरालिटी दिखाई गई है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, है ना, अनटचेबिलिटी, या आप कह लो कि राइट टू लाइफ। इस तरीके की बात है जो फ़िलॉसफी से काफ़ी इंटरलिंक करती है ना। बट वहीं पर कुछ ऐसी है जिसमें मोरालिटी या इथिक्स नहीं है, जैसे कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। ऐसे भी आर्टिकल्स कई सारे हैं। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या मतलब कोई भी, मान लो कोई बॉडी जैसा है, सपोज़ करिए कि सीबीआई, तो सीबीआई के बारे में कोई प्रोविज़न दिया हुआ है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविज़न दिया हुआ है, तो वो सारे नॉन इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। बट कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं इथिक, जिसमें इथिक्स और मोरालिटी इंटीग्रेटेड है, ठीक है। जैसे कि एक हमारे यहाँ आर्टिकल 17 जो है वो इस बात पे है कि अनटचेबिलिटी को हटाओ। तो क्लियरली उसमें दिख रहा है कि ये एक ऐसी फिलॉसफी की बात कर रहा है जो इक्वालिटी की बात कर रहा है, कि अगर छुआछूत है भी तो उसको मत देखो आप, ठीक। तो अगेन हम समझेंगे कि पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच क्या है। तो पहली हेडिंग दोस्तों ये है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच। ये क्या है, इससे हम संविधान को समझेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास कई सारे संविधान में हमारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, उनको समझेंगे। बट उनको समझते समझते हमको कई सारे क्वेश्चंस भी पूछना है कि आखिर राइट क्या है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट नाम का चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 3 पार्ट 3, है ना। तो इस तरीके से हमको सवाल पूछने हैं, तभी उसके आंसर में हमको फिलॉसफी दिखेगी। सिटीजनशिप क्या है, कि भारत के लोगों को ही सिटीजनशिप क्यों दी गई, है ना। आखिर कौन कौन से लोग, किस किस एरिया में रहने वाले लोग भारत के हैं, है ना, ये सब चीज़ें। या आखिर सिटीजनशिप का महत्व ही क्या है, क्यों नहीं हम कि जो टैलेंटेड लोग दुनिया भर के हैं उनको हम अपना मान लें, क्यों हम सिर्फ एक पर्टिकुलर इस नक्शे में ही, नक्शे के लोगों को ही क्यों हम सिर्फ भारत का मानते हैं। तो इस तरीके से ये सारे सवाल आपके अंदर आते हैं, क्यों सिर्फ इस एरिया में रहने वाले लोगों को ही मानते हैं, ठीक है। तो ये सारे डेमोक्रेसी क्या है, ये सवाल अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो ये हमारी एक फ़िलोसॉफिकल अप्रोच हुई जा करके, तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि हमें एक ऐसी सोसाइटी और प्लस एक समाज की कल्पना करना है जहाँ पे लोग जो हैं, जो 140 करोड़ जो लोग हमारे भारत में रहते हैं वो ऐसे हों, और प्लस हमारे उन 140 करोड़ लोगों पे गवर्न करने वाली एक व्यवस्था हो, जिसको हम पॉलिटी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में पॉलिटी। ऐसी व्यवस्था हो जो इन 140 करोड़ लोगों को गवर्न कर पाए, शासन कर पाए इन पे, ठीक है। तो वो कैसी होनी चाहिए, हम ऐसी व्यवस्था को डेवलप करें, ठीक है, जो कि हमारे संविधान की कोर वैल्यूज़ से मेल खाती हो। आपका तो कोर वैल्यूज़ क्या क्या हैं, वही सारी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। आप कहोगे ये इसका मतलब क्या। अगर दोस्तों मान लो राजा एक है और उसकी प्रजा है, तो उसमें इक्वालिटी कहाँ रह गई, तो मतलब कि ये वाला प्रिंसिपल तो गलत हो गया। इसका मतलब है कि हमको डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है इक्वालिटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि भाईचारा। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग हैं, वो हो सकता है उनकी पूजा पद्धति अलग हो, बट हम आपस में सारे भाई भाई हैं, है ना, इस तरीके से। थर्ड पॉइंट दोस्तों ये है कि
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जो इसके आर्टिकल्स हैं, जो इसके शेड्यूल्स हैं, उन सभी को पढ़ना पड़ेगा। और जो हमारे संविधान के निर्माता थे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिबेट है उसको भी देखने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है कि आखिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू हर एक प्रोविज़न पे, हर एक आर्टिकल पे क्या था, आखिर ये आर्टिकल जोड़ा क्यों गया। हमारे वकील जो आज के हैं वो तो बता ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमको बता ही रहा है, हाई कोर्ट बता ही रहे हैं, बट उस समय के जो हमारे जो विद्वान लोग हैं, अंबेडकर साहब है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर आप कह लो कि नेहरू जी है ना, इस सरदार पटेल, इनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे उस पर, वो हम अच्छे तरीके से बता पाएंगे हमको। तो उसको भी देखो आप, ताकि हमको पता लगेगा कि आखिर ये चीज़ हमारे संविधान में क्यों है। ठीक है। और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी अप्रोच की ज़रूरत सिर्फ ये नहीं है कि हमको हर आर्टिकल में मोरल कंटेंट ढूंढना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम हर एक चीज़ में ये देखें कि अच्छा इसका एक महत्व क्या है, इक्वालिटी से, लिबर्टी से नहीं। कुछ बहुत सारे आर्टिकल ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, तो अब इसमें कोई फ़िलासफ़ी नहीं है। हाँ, प्रेसिडेंट होगा। अगर मैं बोलूँ कि एक आर्टिकल जैसे मान लो है वहाँ पे कि सपोज़ करिए आपकी आर्टिकल है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होगा, प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाएगा ऑफिस से, तो ये अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, तो हाँ ये क्वेश्चन है। अब इसमें कोई फ़िलासफ़ी नहीं है। हो सकता है कि भारत में कुछ नियम अलग हो, यूएसए में कुछ नियम अलग हो, ब्रिटेन में कुछ नियम अलग हो, फ्रांस में कुछ अलग हो, है ना। हालांकि ब्रिटेन में राजा नहीं है, लेकिन तब भी वहाँ पे अगर कोई पीएम को हटाए तो कैसे हटाएगा। तो बहुत सारी अथॉरिटीज़ को कैसे हटाया जाता है उनके ऑफिस से, ये बातें अलग अलग देश में हो सकती हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग एक सिस्टम होता है। और इन आइडियल्स को जब हम डिबेट में लाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में लाएंगे, स्कूल्स में लाएंगे, तो उस डिबेट से अगर मान लो कोई गलती निकली भी है तो हम उसको कल को अमेंडमेंट करके सुधार सकते हैं। सपोज़ करिए कल को संविधान को डिस्कस किया गया जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, अगर इसको जेएनयू में डिस्कस किया गया कि बताओ संविधान के पार्ट 1 को आप डिबेट करो, कौन सी अच्छी चीज़ कौन सी बुरी चीज़, तो कुछ स्टूडेंट को आपने मान लो 100 स्टूडेंट को यहाँ रख दिया, 100 को यहाँ रख दिया। अब आप कहें कि इसको डिबेट करिए। अब वो डिबेट करेंगे तो बताएंगे कि इसमें कौन सी प्रोज हैं, अच्छी चीज़ें, कौन सी बुरी चीज़ें हैं, तो वो सब बताएंगे। तो अगर मान लो कल को हमको लगता है कि हाँ ये जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं या आईआईटी के स्टूडेंट हैं, ये अच्छी तरीके से लूप होल, ये जो कमियां हैं, अगर उसको निकाल पा रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको अभी तुरंत सुधार लें। क्यों हम सालों तक का वेट करें कि कल को कोई सांसद या एमपी एमएलए आएगा वो करेगा, है ना। तो स्कूल्स में हमारी डिबेट होनी चाहिए, वो सब तो अभी से ही क्यों ना कर लें। तो हमें डिबेट करनी चाहिए। यही पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी अप्रोच कहती है कि आपको जितना डिबेट, जितना आप डिस्कशन करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा, और इंटरप्रिटेशंस जितने अच्छे हो पाएंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो अब दोस्तों दूसरी हेडिंग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएगा, लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलेगा, ये बातें लिखी हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला कारण क्या है, सबसे मेन जो चीज़ ये है कि जब हमारी डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, क्योंकि बरसों से, हज़ारों सालों से क्या था कि राजा हुकूमत करता था और जनता थी ये जो है एक तरीके से राजा के रहमो करम पे थी। तो लोगों के पास अधिकार, राइट्स नहीं थे बहुत कम थे, उनको इन्फोर्स करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी, है ना। राजा ही सब कुछ था, मेन था। तो अब क्या करे राजा, जनता क्या करे। तो फिर बाद में ब्रिटिश आए, और फिर ब्रिटिश ने इतने अत्याचार किए कि बहुत सारे हमारे जो लोग थे, राजा राम मोहन राय हो गए, नेहरू जी हो गए, पटेल जी हो गए, ऐसे लोगों ने कहा नहीं हमको तो राइट्स चाहिए, क्योंकि अब अत्याचार की सीमा पार हो गई है। अब हमको अपनी जो अथॉरिटी है, ब्रिटिश अथॉरिटी जो है, भले ये फॉरेन हो, लेकिन चूँकि रूल कर रही है भारत पे, तो हमको तो प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीनी है ना। तो अब क्या है कि हमको इनके खिलाफ राइट चाहिए कि आप हमारे मिनिमम अधिकार जो है वो नहीं छीन सकते हो। बट बाद में 1947 के बाद में ये बातें ठान ली गई कि भैया ब्रिटिश चले गए, पर कल को हो सकता है कि भारत के राजा भी ऐसे बन जाएं, तो उनके भी उन राजाओं से, उन लेजिस्लेचर से और प्लस एग्जीक्यूटिव से, जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ,
एग्जीक्यूटिव से हमारे राइट्स की रक्षा करना किसका काम है? जुडिशरी का काम है, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये हमारी फ़िलोसॉफ़िकल अप्रोच रही है कि गवर्नमेंट की पावर को, गवर्नमेंट के जो दो आर्म हैं कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन दोनों की तानाशाही से, कल को मान लो तानाशाह हो जाएं ये, अगर ज़रूरी नहीं है कि सब सरकारें ऐसी होती हैं, बट अगर कोई सरकार ऐसी सत्ता में आ गई, कोई नेता ऐसा आ गया जो तानाशाह है, तो उससे हमारे अधिकारों को बचाने के लिए कौन आएगा? उसका नाम है गवर्नमेंट का थर्ड विंग है कौन? जुडिशरी। तो वो हमारे अधिकारों को, राइट्स को बचाएगी, ठीक है। बट कुछ ना कुछ तो जुडिशरी ऐसे भी नहीं बता सकती, जुडिशरी के पास भी कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा ही ऐसे है कि हमारे अधिकार बच सकें, हमारी प्रायोरिटी है वो हमारे राइट्स बच सकें। इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट दिया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब वो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो एक इंसान को इंसान बने रहना देना चाहती है, जैसे कि इक्वालिटी हो गई। हमारे संविधान की जो फिलॉसफी है, हमारे संविधान की फ़िलॉसफी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो जैसे कि मान लो इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, रिलीजियस फ्रीडम है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की पार्ट हैं। तो हमको इनसे जीना है। तो कल को कोई तानाशाह अगर आ जाए तो उसकी पावर पर लगाम लगाने के लिए हमारे पास जुडिशरी स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये कहाँ लिखा है? ये संविधान में लिखा हुआ है। तो एक क्या चीज़ हो गई, इससे क्या होता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं, कि कल को ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर इतना ताकतवर हो जाए कि वो हमारे अधिकारों को छीनने लगे, ठीक। एक आता है कॉन्सेप्ट सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कि हम एक ऐसी सरकार चुने जो स्ट्रॉन्ग को सपोर्ट करे, नो डाउट, उससे टैक्स ले वगैरह वगैरह, लेकिन वीकर सेक्शन के भी अपलिफ्टमेंट के लिए भी ये काम करे, है ना। तो हर बार आप पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, ठीक है, कि हम इस बार ये काम करेंगे, इस बार ये काम करेंगे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे, है ना, लोगों के लिए राशन फ्री, लोगों के लिए स्कूटी फ्री, इस तरीके की बातें करता है। हालांकि बकवास है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गरीबों के वाकई में एक अच्छे के लिए होती हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी दोस्तों, संविधान बनाने वाली सभा थी, जहाँ पर संविधान बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर लोग सिर्फ वकील ही नहीं थे। अक्सर ऐसी लाछन लगाई जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है ये वकीलों द्वारा बनाया गया है। हाँ, सही है कि 90% लगभग लोग वकील थे, यहाँ पे बहुत सारे वकील थे, बट इसमें व्यूज़ सभी के थे। आप समझिए, बहुत सारे लोगों के व्यूज़ थे और डाइवर्स व्यूज़ थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने वकील लोगों के ही हित की बात की, लगभग सारे सेक्शन सोसाइटी के, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, है ना, ये सभी भाषाओं का सम्मान, सब कुछ हमारे संविधान में रखा गया है, ठीक। तो ये है। तो जो हमारी फिलॉसफी संविधान की बस यही रही है कि सेकुलर हो, डेमोक्रेसी हो, इगैलिटेरियनिज्म हो, मतलब कि इक्वालिटी हो, और सभी को मौका दिया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ, है ना। ओके, एंड इंडिविजुअल फ्रीडम पे दोस्तों एक हेडिंग है, उस पर बात आती है। ये क्या है? राजा राम मोहन राय एक व्यक्ति हैं, आप इतिहास में पढ़ोगे, राजा राम मोहन राय। ये ब्रिटिश के से ये डिमांड कर रहे थे कि हमको फ्रीडम ऑफ जो है स्पीच दो, कि हम जो बोलना चाहें वो बोलें। तो इनकी एक बहुत ही क्योंकि इनकी बुक्स वगैरह बैन कर दी गई थी शुरुआत में, तो इसको लेकर के वो बहुत खफा थे। तो कहा कि गवर्नमेंट जो कितनी ताकतवर होती है, अगर गवर्नमेंट इतनी लोगों की तरफ बोलने से उसको फियर महसूस होता है, तो ऐसी गवर्नमेंट जाए भाड़ में, है ना। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डिमांड की कि जो है अनलिमिटेड फ्रीडम होनी चाहिए लोगों के बोलने पर। जो लोग
बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए बोल रहे हैं, तो उन पर तो बिल्कुल अनलिमिटेड फ्रीडम उनको होनी चाहिए। और प्लस किसी को भी अरेस्ट ना कर लिया जाए, कि जिसको मन चाहा उसको अरेस्ट कर लिया गया, ये ना हो। तो अरेस्ट, आर्बिट्ररी अरेस्ट ना हो। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि मन चाहा अरेस्ट ना हो, जिसको सरकार ने पाया उसको अरेस्ट कर दिया, ये ना हो। तो रॉलेट एक्ट जो दोस्तों पास किया गया था बाद में, रॉलेट एक्ट, उसमें क्या हुआ था, ये 1900 कुछ में पास किया गया था। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, बट सरकार, ब्रिटिश सरकार मना कर रही थी। इनको हालांकि दे दिया था, बट टाइम टाइम पर ब्रिटिश सरकार मना करती आई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना 1947 के बाद में, तो ये बात ध्यान रखी गई कि लोगों की फ्रीडम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ही अंग्रेज़ों से फ्रीडम मांगी थी, तो हम क्यों न दें। तो आर्टिकल 19 में उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि बहुत प्रकार की फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जो है असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ आप कह लो कि बिजनेस का, टहलने का, बसने का, है ना, बहुत सारी फ्रीडम दे रखी हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम लोगों ने डिमांड ही यही की थी अंग्रेज़ों से। अगर हम अपने लोगों को भी ये चीज़ नहीं देंगे तो क्या होगा, है ना। अब एक दोस्तों नई हेडिंग आती है सोशल जस्टिस की। ये क्या है, हज़ारों सालों से हमारे जो लोअर स्टेटा के लोग हैं, अगर आप हिंदुज़म में देखो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और फिर हैं दलित। इनको कहा जाता है कास्ट, और इनको कहा जाता है आउटकास्ट। ये कास्ट के बाहर थे, छुआछूत, अनटचेबिलिटी उनसे हुआ करती थी। ये तो हिंदुज़म की बात हो गई। अगर हम इस्लाम की बात देख लें तो वहाँ पर भी थी कि वहाँ पर मैन और मैन में तो इक्वालिटी है। हालांकि यहाँ पर भी अमीरी गरीबी, अजलाफ में इनक्वालिटी दिखती है। ये बोलते हैं कि हम तो सऊदी अरब के डिसेंडेंट हैं, सऊदी अरब से आए हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं कि नहीं भैया हम तो कन्वर्टेड लोग हैं, यहीं से हैं, है ना। तो ये बात कहते हैं। बट यहाँ पर मैन और मैन में तो इक्वालिटी है, बट यहाँ पर जो वुमेन में है वो इनइक्वालिटी है, कि मैन और वुमेन में इनइक्वालिटी है। कि एक मैन जो है, मैन वर्सेस वुमेन में मैन को बहुत ताकत दी गई है, इवन तलाक की ताकत दी है, तलाक देने की ताकत दी गई है, तलाक देने की। और वुमेन जो है उसके पास तलाक लेने की वो है, तलाक लेने की मतलब ये वुमेन जो है ये मैन से रिक्वेस्ट कर सकती है कि प्लीज़ मुझे आप तलाक दे दीजिए, आपके साथ मुझे नहीं रहना है, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर दूँ तो मुस्लिम मेन वर्सेस मुस्लिम वुमेन, तो इसमें क्या अंतर है कि इनके राइट्स में क्या अंतर है कि ये तलाक दे सकते हैं, किसको, वुमेन को। और वुमेन तलाक दे नहीं सकती, ये तलाक ले सकती है। मतलब अथॉरिटी तो मेन ही है, मेल ही है। मतलब इसका मान लो कल को आदमी का मन किया कि मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना, ये औरत बहुत बेकार है, तो ये अपनी मर्ज़ी से मुस्लिम मेन जो है वो दे सकते हैं, ठीक है, कि तलाक तलाक तलाक। अब मान लो औरत को ऐसा लगा कि यार ये आदमी बड़ा बेकार है, कंजूस है, पैसा नहीं कमाता, काम नहीं करता, तो ये क्या कर सकती है औरत, ये तलाक मांग सकती है कि मुझे खुला दे दो। तलाक को खुला बोला जाता है औरत के द्वारा जब लिया जाता है, तो मुझे खुला दे दीजिए। मतलब वहाँ पर वो रिस्पेक्ट करेगी आदमी से, अगर आदमी का मन है तो वो दे देगा खुला, ठीक। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो राजा राम मोहन राय ने यही कहा कि तो सोशल जस्टिस बहुत इम्पोर्टेंट था। अब सोशल जस्टिस दोस्तों हमारे संविधान में ये दे रखा है कि सभी को न्याय मिलेगा,
खास करके आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की बात की गई, और आर्टिकल जो 14 और आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सभी को इक्वालिटी, चाहे हिंदू मुस्लिम हो जाए औरत हो, ये सबको इक्वालिटी। हालांकि ये जो मुस्लिम वाला पक्ष है यहाँ पे थोड़ा सा या एब्सेंट है, अदरवाइज़ उन्होंने इग्नोर कर दिया, बिकॉज संविधान बनाने के समय में क्या था कि मेन और मेन में ही अंतर देख करके ये बात करी गई। आज के टाइम पर अगर संविधान लिखा जाता तो शायद औरतों को भी इंक्लूड किया जाता, बल्कि उस समय क्या था कि इतना वुमेन एक्टिव नहीं थी, तो शायद उन्होंने रेज नहीं कर पाया पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज़ आज का सिनेरियो कुछ और होता अगर आज बनता संविधान। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं कि लिबर्टी कितनी बात की गई है। तो लिबर्टी 2 सेंस में है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी पे कि क्या हम इक्वल हैं, क्या हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, हाँ है, और क्या हमारे पास जो अभी तक इनजस्टिस होता आया हुआ है, क्या उससे निजात पाएंगे, तो हाँ वो भी है। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों यहाँ पे हुए हैं भारत के संदर्भ में, इंडियन लिबरलिज्म में। वो क्या है, एक स्ट्रीम में है राजा राम मोहन राय, एक तरफ हैं केसी सेन, जस्टिस रनाडे और विवेकानंद। ठीक, ये 3 लोग हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हिंदुइज्म के अंदर रिफॉर्म करो, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म जो है वो कुछ लोगों को हिंदू मानता ही नहीं है। बट इन्होंने क्या किया, ये जो कि इनसे पहले आए थे, राजा राम मोहन राय पहले आए थे, तो इन्होंने कहा लोगों की फ्रीडम पर आप बात करिए। तो इन्होंने मेनली फ्रीडम पे बात की, हालांकि इन्होंने बात उस पर भी की, लेकिन कहा कि जब आप लोगों को फ्रीडम दोगे तो लोग इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, और पढ़ाई लिखाई से लोग काबिल बनते हैं, है ना। तो मेन चीज़ ये थी। अच्छा, सोशल जस्टिस में ये भी बात थी यहाँ पे कि सोशल जस्टिस, न्याय करो। तो जस्टिस जो है क्या, सोशल जस्टिस जो था वो 3 प्रकार का था मेनली, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल। सोशल आपको पता है कि अनटचेबिलिटी को हटाया गया आर्टिकल 17, फिर कानून बना 1989 में SC/ST एक्ट, बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट था ये। पॉलिटिकल में आपको पता है कि रिजर्वेशन थे लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में सब, है ना। और इकोनॉमिक में क्या था कि अगेन बहुत सारे जॉब्स में रिजर्वेशन, ताकि आप जॉब पा पाओ और इकोनॉमी में आपको बेनिफिट मिले, आपको कि जल्दी से आप, मान लो 100 नंबर का पेपर है तो अगर बाकी लोग 50 में पास हो रहे हैं तो आपको 30 में ही पास कर दिया जाएगा, इस तरीके से, ताकि आपको जॉब मिल पाए। और जॉब के लेटर में जॉब आपको मिले तो आप अपने घर में इनकम ले आओ, जनरेट करो, ये तरीके से टूल दिया गया आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दिया गया है ना। अच्छा, डाइवर्सिटी की जो रिस्पेक्ट हमारे भारत में है ये अच्छी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि इक्वालिटी होनी चाहिए, हाँ तो ठीक है, होनी चाहिए, दिया भी आर्टिकल 14 में। कम्युनिटीज़ के बीच में, हिंदूज़, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई के बीच में, पर ऐसा आसान दोस्तों था नहीं, बिकॉज हर समाज में बहुत सारी इनक्वालिटी थी। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हिंदूज़ में बहुत सारी इनक्वालिटी थी, मुसलमानों में इनक्वालिटी थी आपस में, और फिर सिखों में इनक्वालिटी थी, और इन दोनों के आपस में भी इनक्वालिटी बहुत सारी थी, है ना। कि हिंदूज़ कहते थे हम ज़्यादा अच्छे हैं, मुस्लिम्स कहते थे हम ज़्यादा अच्छे। अभी आप कई बार देखते होंगे कि बहुत सारे हिंदूज़ के घर में मुस्लिम्स खाना नहीं खाते हैं, और बहुत सारे मुस्लिम्स हिंदूज़ के घर में नहीं। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं छुआछूत इनमें भी है, ठीक है, मीट मांस खाते हैं, ऐसा ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। हालांकि आजकल बहुत कम हो गया, बिकॉज होटल वगैरह में आपको डिस्पोजल नहीं मिलेगा, आपको कांच की थालियाँ मिलेंगी, तो उसमें कोई टोकता नहीं है। तो हायरार्कीज़ काफ़ी बंद होने वाली हैं। हायरार्कीज़ जो है लोगों में, वो काफ़ी उनमें बदलाव आया है, और लोग सभी को भाई की तरह देखते हैं एक तरीके से, ठीक है। और अगर आपको सोशल जस्टिस और देखना है तो आप अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हो,
जैसे कि मदरसा, मुसलमानों के लिए मदरसा खुले हैं, है ना। ऐसे हिंदुज़म के लिए, हिंदूज़ के लिए भी इस मंदिर खुले हुए हैं, और क्रिश्चियंस के लिए भी सेंट जेवियर नाम के ऐसे स्कूल खुले होते हैं, आपको पता है। ठीक, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें वही पढ़ सकते हैं, बट उसमें वो भी पढ़ सकते हैं और वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रोविजंस होते हैं, ये आपको डिटेल में बताएंगे जब हम पूरी पॉलिटी पढ़ाएंगे। बट यहाँ पे चूँकि पॉलिटी इतनी पढ़ाई नहीं गई है तो उतना ही रखेंगे, अदरवाइज लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। सेकुलरिज्म दोस्तों क्या है? सेकुलरिज्म क्या है इसका अगर मैं आपको बताऊं कि आज तो मान लो धर्म बहुत छोटी बात हो गई है और धर्म की पावर काफ़ी कम हो गई है, बट अगर आप 1000 साल पहले जाइए या 500 बरस पहले जाइए, आज का जो मॉडर्न सोसाइटी है इसके पहले जाइए आप, तो बहुत कुछ था। कि मान लो कि एक कंट्री में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो मान लो फ्रांस है। अब फ्रांस में क्या है कि एक तो सरकार है, सरकार का कंट्रोल, करप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट एक तरफ धर्म है, एक तरफ धर्म है, तो धर्म का बोलबाला बहुत ज़्यादा है समाज के, क्योंकि चर्च बहुत सारी बनी हुई हैं, आपको पता है। और चर्च में इतना करप्शन होता नहीं है, बिकॉज चर्च जो है वो गॉड से संबंधित है, और कोई भी आम आदमी सबके सामने झूठ बोल सकता है, पर गॉड के सामने झूठ कैसे बोलेगा, है ना। तो चर्च का काफ़ी बोलबाला था। तो शुरुआत में क्या था कि स्टेट जो था हमारा, उसका कहना था ये कि भैया चर्च से उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप अपने सिर्फ धर्म के कामों में ही मतलब रखिए, हमको अपना काम करने दीजिए। सड़कें बनानी है, अस्पताल बनाना है, ये सब हमारा काम है, और बाकी सारा धर्म का काम जो आप अपने आप देखिए आप। तो उस समय क्या था कि स्टेट बहुत स्ट्रगल कर रहा था इन धर्म के जो है इंस्टीट्यूशन से। चर्च हो गया, है ना, टेम्पल हो गया, इस तरीके से। अगर आप भारत में देखोगे तो बहुत सारी, जैसे तिरुपति टेम्पल है, तिरुपति बालाजी, आप सोचो आज तो खैर इतना नहीं, बट पहले के ज़माने में बहुत सारे, एक पूरी इकॉनमी, शहर जो थे वो एक एक टेम्पल के दम पे चलते थे। आपने सुना होगा सोमनाथ टेम्पल, कितना फेमस टेम्पल, जिसको महमूद गजनवी ने लूटा था, है ना। सोमनाथ का टेम्पल, वो अयोध्या टेम्पल आज के टाइम पे खैर नहीं है, वरना बहुत साल पहले तो इनका बहुत बड़ा बोलबाला था, और इनके जो मंदिर के पुजारी थे इनका सरकार से भी ज़्यादा बोलबाला था, बिकॉज इनका सरोकार रोज़ आम आदमी से होता था, ठीक है। और सरकार में क्या है कि लोग सैलरी पे काम करते हैं, बट मंदिर में क्या है, लोग श्रद्धा भाव से काम करते हैं। तो श्रद्धा भाव से ज़्यादा जो काम मेहनत से करते हैं, मन से करते हैं, सरकार में तो क्या बेमन से भी करने लगे। तो इसीलिए सरकार ने शुरुआत के जो स्टेट था वो गुहार लगा रहा था कि प्लीज़ आप अपना काम करिए, हमको अपना काम करने दीजिए। तो वहीं से दोस्तों ये सिस्टम आया सेकुलरिज्म का, कि स्टेट का काम अलग है और चर्च का काम अलग है, मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का काम अलग है। तो यही इतना बताने में इनको बहुत साल लग गए, है ना। और बोला गया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि ना आप हमारे काम में दखल दोगे, ना हम आपके काम में दखल देंगे, ठीक है। आपको जो करना है आप अपने अपने काम में करिए। तो कहीं ना कहीं लिमिटेड गवर्नमेंट वहाँ पर भी थी, लेकिन वो लिमिटेड गवर्नमेंट लोगों की वॉइस से नहीं थी, बल्कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से थी, कि भैया सरकार अपना एक लिमिट में काम कर सकती है और हमारी भी लिमिटें हैं, हम अपनी लिमिट में काम करेंगे, ठीक। और इसका तो काम था कि ये लीगल, स्टेट का काम तो दोस्तों था ये कि लीगल तरीके से लोगों की लाइफ में दखल देता था। बट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या थे, ये लोगों की लाइफ डिक्टेट करते थे, क्या पहनना है, कब पहनना है, आज क्या खाना है, बिकॉज आज दिन कौन सा है, फेस्टिवल में क्या करना है, कितने बजे उठना है, कितनी जो है चैरिटी करनी है, ये सब मंदिर, चर्च, मस्जिद यही डिसाइड किया करते थे, है ना। तो वो था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया था उसने एक अल्टरनेट व्यवस्था अपनाई। वेस्ट में क्या था कि बिल्कुल दूर रहो, स्टेट था वो डरा हुआ था चर्च वर्च से। बट इंडिया में क्या था कि एक अल्टरनेट सिस्टम अपनाया। वो क्या था कि हम चर्च वाला भी काम थोड़ा बहुत करेंगे। इंडियन स्टेट ने क्या कहा कि हम लोगों की लाइफ सुधारेंगे। कैसे? तो भारत के संविधान में ये चीज़ लिखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चीज़ लिखी गई
कि लोगों को अधिकार है कि लोग हमसे सवाल पूछ सकें अगर हम अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे। बट एक तरफ जो है हम डीपीएसपी भी लिख रहे हैं कि हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया है कि सरकार की कुछ लिमिटेशंस होंगी जो सरकार इनको फॉलो करेगी। सरकार जो है डीपीएसपी में क्या कि लोगों के बेटरमेंट के लिए, लोगों की जॉब्स अच्छी लगें, लोगों की इनकम अच्छी हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो, इस तरीके से, और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो किया जाए। तो ये सब लगभग कि सरकार को बताया गया कि आपको क्या क्या करना है, थोड़ा सा डायरेक्शन भी दिया गया। इसीलिए इनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो डायरेक्शन दिया गया संविधान के द्वारा इनको, तो उनको ये लोग फॉलो करें, यही एक मान्यता बताई गई इनको। ठीक है। और स्टेट जो है वो इंटरवीन करेगा। स्टेट जो है वो इंटरवीन करेगा। जैसे कि आप मानो कि भारत में अनटचेबिलिटी बैन की गई। अब सोचो अगर स्टेट ये कहता भारत का कि रिलीजन जो करना चाहे वो करे, हमें क्या, ये अनटचेबिलिटी करे ना करे उससे मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना, इसे काम है, हमें ये वाला काम नहीं करना है। तो क्या आप मानते हो कि अनटचेबिलिटी भारत में ख़त्म हो पाती? जी नहीं। अगर ट्रिपल तलाक को सरकार बैन ना करती तो आपको क्या लगता है कि ट्रिपल तलाक बैन हो पाता? जी नहीं। तो सरकार को अफर्मेटिव स्टेप्स लेने पड़े और लेने चाहिए। इसीलिए ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को छोड़ करके भारत ने अपना एक अलग से सिस्टम बनाया जो कि काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक उसका एक्सपीरियंस। और कहीं ना कहीं भारत का जो है सक्सेसफुल मॉडल देख करके वेस्ट ने भी कुछ तो कुछ बदलाव अपने यहाँ किए हैं, और उन्होंने भी शायद भारत से सीखा है कि कुछ कुछ जो है, अगर कोई समाज में ऐसा व्यक्ति है या ऐसी संस्था है जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसको बोलते हैं थोड़ा सा सोशलिस्ट मॉडल, है ना, गांधीनियन सोशलिज्म बोलते हैं इसको, हैं गांधीयन सोशलिज्म बोलते हैं इसको, हैं कि हमको थोड़ा बहुत स्टेप लेना पड़ेगा लोगों के पॉइंट उसमें। एक तरफ तो हम इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं कि हाँ लोगों के इंडिविजुअल अधिकार होते हैं और होने चाहिए, लोग जो करना चाहें करें। और दूसरी तरफ यह है कि लोगों के जो अनटचेबिलिटी जैसे इश्यूज़ हैं उसको भी हमको एड्रेस करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि अमेरिका में, यूएसए में जो है वो सिविल राइट एक्ट जो दोस्तों हैं, सिविल राइट एक्ट्स वो 1964 में पास हुआ है ना। बट भारत में 1947 में ही उसकी परिकल्पना की जाने लगी कि भैया शुरुआत से ही सबको वोटिंग का अधिकार, सबको जो है सेकुलरिज्म का अधिकार कि सबको सब सेकुलर हैं, जो चाहे वो कर ले, सबको जो है इक्वालिटी का अधिकार, चाहे जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, मतलब लगभग सारे लोग बराबर हैं, वो किसी भी रेस से हों, किसी भी कास्ट से हों, किसी भी रिलीजन से हों, किसी लैंग्वेज से हों, कोई लैंग्वेज बोलते हों, फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप इंसान होने चाहिए। ठीक है। तो मतलब कि 1980 के दशक में जब मल्टीकल्चरलिज्म का आइडिया पनप रहा था, मल्टीकल्चरलिज्म का, भारत ने लगभग 1940s में ही, लेट 40s में ही, 1948 के आसपास जब भारत का संविधान बना तभी भारत ने लगभग मल्टीकल्चरलिज्म की फ़िलॉसफी को अडॉप्ट किया कि हाँ सिर्फ हमारा ही, सिर्फ डोमिनेंट लोगों का ही कल्चर नहीं है, बाकी लोगों को भी अधिकार है कि वो भी अपना कल्चर फॉलो कर सकें। इसीलिए आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 30 में भारत के संविधान में ये चीज़ें लिख दी गई कि भैया माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार हैं। और आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 ये रिलीजन को फ्रीडम देते हैं कि हर इंसान को अपना धर्म फॉलो करने की आज़ादी है। और एक बात, हर इंसान को, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी चीज़ का हो, उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि मतलब सबको वोटिंग का अधिकार है। हाँ ये बात है कि 2 साल के बच्चे को वोटिंग का अधिकार दोगे, वो क्या करेगा, वो तो उसको कुछ आता भी नहीं होगा। तो एक एज के बाद में, जैसे 18, पहले 21 साल थी वोटिंग एज, अब 18 साल कर दी गई। तो 18 साल के ऊपर का जो भी लड़का लड़की जो भी है, लड़का हो लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो या कोई अलग जेंडर का हो, तो उन सभी को अधिकार है कि वो वोटिंग कर सकें। ठीक है।
तो वोटिंग का उनको अधिकार है। और ये दोस्तों 1895 में, ये अभी नहीं, 1895 में एक इनिशिएटिव आया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल नाम से एक। तो इसमें ये फर्स्ट नॉन ऑफिशियल स्टेप था, नॉन ऑफिशियल। जो ड्राफ्ट किया गया था संविधान, उस तरीके से कुछ स्टेप था थोड़ा बहुत, जिसने कहा था कि सभी को वोटिंग का अधिकार हो, सभी को वोटिंग मिले। मतलब कि सोचो अमेरिका से कितना हम लोग आगे थे इस विजन को लेकर के कि भैया हमको सभी को अधिकार देना है, ठीक है। तो इक्वालिटी को हम कितना ऊपर मानते हैं, ये बातें आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग जो है स्टेट को वर्सेस, हम लोग स्टेट वर्सेस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं बोलते हैं। मतलब चर्च हो गई, टेंपल हो गया, मस्जिद हो गई, मॉस्क, ठीक, या गुरुद्वारा हो गया, हम लोग इनको ये नहीं बोलते हैं कि तुम अलग हो हम अलग हैं, बल्कि स्टेट बोलता है कि सबसे हम बराबर दूरी रखेंगे, प्रिंसिपल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। कि हम देखेंगे कि आपका धर्म ठीक है, अच्छा है, ऊपर है, लेकिन जो कोर वैल्यूज़ जो हमारे संविधान की हैं वो सबसे ऊपर है। तो मतलब कल को अगर मान लो इस्लाम में या हिंदुज़म में ऐसी कोई बात है, फ़िलॉसफी है जो हमारे संविधान के कोर वैल्यूज़ के खिलाफ जाती है, तो जुडिशरी उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी, उसको नल एंड वाइड कर देगी, उसको खारिज कर देगी, और सभी को उसको मानना पड़ेगा। जैसा आपको पता है कि ट्रिपल तलाक जो है इस्लाम का एक पार्ट है, तो सरकार ने उसको खारिज कर दिया। अब मुस्लिम्स कुछ भी कहें तो उसको कोई मान्यता नहीं देगा। ऐसे ही भारत, अगर आप हिंदुज़म में देखो तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती रही है हज़ारों सालों से, है ना। तो जैसा कि महाभारत में भी हुआ था कि कर्ण को शूद्र पुत्र कह करके संबोधित किया गया था, बट आज के टाइम पे क्या है कि अनटचेबिलिटी खारिज हो गई। ऐसा ही है कि क्रिश्चियनिटी में कि वहाँ पर औरतों को पहले बिच कहा जाता था। इवन आज भी जो है रोम में जो पोप है, कोई आज तक लड़की नहीं बन पाई है। क्यों? क्योंकि आदमी को वो लोग ऊपर मानते हैं, औरत को कम मानते हैं। तो वही बात है। तो रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, इसीलिए संविधान साफ साफ तो नहीं बोलता, बट उसका एक इरादा, इंटेंशन है कि सारे धर्म में जो भी बुराइयां हैं, और हर धर्म में दोस्तों बुराइयां हैं, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, हर धर्म में बुराइयां हैं, और उन बुराइयों को दूर करना ही एक अच्छे समाज की पहचान होती है, अच्छे लोगों की पहचान होती है। जब ऐसा होगा तब लोगों को ट्रू फ्रीडम मिल पाएगी। हम एक, आप कह लो कि छोटी सोच के साथ नहीं जी सकते कि भैया हमारे धर्म में सब कुछ लिखा है और यूनिवर्स के बारे में लिखा है और हम सब जानते हैं। ये सब नहीं होता है। धर्म में बहुत बुराइयां भी होती हैं, उनको दूर करने का अधिकार हमारे स्टेट को होता है। यही भारत की एक तरीके से फ़िलॉसफी है कि प्रिंसिपल डिस्टेंस की, कि जिस जिस धर्म में जो जो बुराइयां हैं, हमारे संविधान की वैल्यूज़ से जो टकराएगा उसको हम राख कर देंगे। तो ये एक तरीके से डायलॉग है जो आप बोल सकते हो संविधान के बारे में, ठीक है। मोतीलाल नेहरू दोस्तों, जिस तरीके से आप समझ सकते हो कि 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। उसमें कहा गया कि 21 साल वोटिंग एज होनी चाहिए, और ये दोस्तों रही। फिर बाद में आई थिंक 1987 में राजीव गांधी ने 21 साल से एज घटा करके 18 साल कर दी। तो आज के टाइम पे 18 साल जो है एज है वोटिंग की। और जिस तरीके से आप दोस्तों मानते हो फेडरलिज्म जो है, क्योंकि भारत में फ़िलॉसफी लोगों की यही है कि एक नेशन की गवर्नमेंट है इंडिया की, ठीक है, ये इंडिया की गवर्नमेंट है, मान लो इंडियन गवर्नमेंट, बट लोग अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। उनकी जो रीच है अपनी गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा जल्दी मिले, जल्दी अपने ऑफिस में पहुँचे। क्योंकि दिल्ली में दोस्तों सोचो रह रहे हैं, दिल्ली में गवर्नमेंट का ऑफिस है, और नागालैंड से मान लो कोई अगर इंसान दिल्ली आना चाहे तो उसको 3-4 दिन लग जाएंगे ट्रेन से आते हुए, और प्लेन से आने में लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो क्या ये सही है? तो उसके लिए क्या है कि नागालैंड में ही अगर एक गवर्नमेंट का ऑफिस हो, या कह दो कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो कितनी अच्छी बात है। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का भी डुअल पॉलिटी का नाम रखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी होगी,
बट कुछ स्टेट को स्पेशल पावर दी गई है और कुछ को नॉर्मल पावर। जैसे कि स्पेशल पावर का मतलब क्या है कि उनको कुछ ज़्यादा पावर दी गई हैं कुछ एरियाज़ में वर्क करने के लिए। जैसे नागालैंड को ये बात कही गई है कि 1947 से पहले जो आपके कानून थे आप उसको लागू कर सकते हो, आपको हम ये इजाज़त दे रहे हैं क्योंकि स्पेशल स्टेटस है और आपके यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इतनी पॉपुलेशन, तो उसके लिए आप कानून बना सकते हो और आप चाहो तो भारत के बाकी हिस्सों से लोगों को चाहो तो आप एंट्री रोक सकते हो या लिमिटेड टाइम के लिए एंट्री दे सकते हो, तो ये भी अलाउड किया गया है। तो क्योंकि नागालैंड को आर्टिकल 371 के तहत, आर्टिकल 370A के तहत ये बातें कही गई हैं कि स्पेशल स्टेटस दिया गया है। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब चाहे इस स्पेशल स्टेटस को हटा दे, जैसा कि जम्मू कश्मीर के साथ किया गया है, ठीक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दोस्तों कहा है कि कोई भी बुराई नहीं है कि हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, कुछ स्टेट को ज़्यादा ट्रीटमेंट, कुछ स्टेट को बेकार ट्रीटमेंट, इवन कुछ स्टेट के कुछ एरिया को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट क्यों, क्योंकि उनकी दोस्तों हिस्ट्री में ज़्यादा बुरी पोजीशन रही है, इसीलिए उनको हमने अच्छा ट्रीटमेंट देने का प्रयास किया है। या शायद वहाँ पर दलित पॉपुलेशन ज़्यादा हो, है ना, इस तरीके से, तो उनको हमें अच्छे से ट्रीट करना है, तो इसलिए स्टेट को, गवर्नर को ज़्यादा पावर दे दो आप। अदरवाइज़ वहाँ पर उस स्टेट की जो पॉलिटिक्स, मान लो कि यहाँ पे 90% पॉलिटिक्स जो है नॉन दलित की है, तो दलितों पे कोई ध्यान जाएगा नहीं। इसीलिए ये जो पावर है ये गवर्नर के पास रखो या प्रेसिडेंट के पास रखो तो वो ठीक है। इसलिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो बेकार नहीं होता, ठीक। अब नेशनल आइडेंटिटी दोस्तों क्या है, एक तो मान लो मैं रह रहा हूँ कर्नाटका में, तो एक तो मेरी आइडेंटिटी है, एक तो मेरी पहचान है कर्नाटका की,